जय हिंद दोस्तों। हम कर रहे हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन की। हमारी पहली न्यूज़ है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालती है, रिलीज़ करती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं। पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है इस रिपोर्ट को और हर 2 साल में एक बार पब्लिश होती है। सिंस 1987 से इसे पब्लिश किया जा रहा है। मेथड क्या क्या है इसके असेसमेंट के? सैटेलाइट से किया जाता है, फिर नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी डेटा लिया जाता है गवर्नमेंट का और फील्ड में जाके वेरीफाई किया जाता है। इस साल 2023 की रिपोर्ट में 751 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। पहले ही रिपोर्ट में 636 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था। कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया। इन तीनों में क्या अंतर है? ट्री कवर जो लेस देन 1 हेक्टेयर के अंदर जो भी पेड़ आते हैं, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया से बाहर है और वो 1 हेक्टेयर से कम है। अब चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हो, किसी की फार्म लैंड पे हो या रोड साइड पे लगे हुए हों, उन्हें ट्री कवर में कवर किया जाएगा। फॉरेस्ट कवर जो होते हैं वो कम से कम 10% उनकी कैनोपी होनी चाहिए। कैनोपी समझ लीजिए आप कि ये जैसे पेड़ हैं और इन्होंने कितना ग्राउंड को कवर किया हुआ है, ऊपर से देखने पे इन्होंने कितना ग्राउंड को कवर किया हुआ है, इसे कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 10% कैनोपी, ट्री की जो कैनोपी डेंसिटी है वो कवर होनी चाहिए, उसे फॉरेस्ट कवर में माना जाएगा। फिर है फॉरेस्ट एरिया जो कि गवर्नमेंट के डेटा में एक तरीके से रिकॉर्ड है, उसे हम फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे। जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है उसे फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये फॉरेस्ट कवर है, इस फॉरेस्ट कवर में ये सारी टर्म्स आती हैं, इन्हें देख लेते हैं। जैसे स्क्रब्स किसे बोलते हैं? जिसकी कैनोपी जो है 10% से कम है। ओपन फॉरेस्ट कौन होते हैं? जिसकी कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से 40% होती है। मॉडरेटली डेंस कौन से होते हैं? जिनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 40% से 70% होती है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 70% या उससे ज़्यादा होती है। तो ये कुछ टर्म थे। इससे पहले कि हम कुछ फाइंडिंग देखें उससे पहले हमें ये की टर्म्स पता होने चाहिए। अब हम डेटा देख लेते हैं। जैसे नेट फॉरेस्ट जो है वो 156 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल ग्रीन कवर जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर है। और आउटसाइड RFA जो है, मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 149 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा आउटसाइड ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फिर है नेट फॉरेस्ट कवर, फिर है टोटल ग्रीन कवर। रीजनल ट्रेंड्स देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो 58 किलोमीटर है, 58 स्क्वायर किलोमीटर है। और नॉर्थ ईस्ट में जो है 327 स्क्वायर किलोमीटर है। मैनग्रोव जो है 7 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव, फिर वेस्टर्न घाट, फिर नॉर्थ ईस्ट। ये लॉस बताए गए हैं रीजन वाइज, ठीक है। अब लार्जेस्ट इंक्रीज़ देख लेते हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ जो है छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। सॉरी, ये सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी में, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, यस। फिर हम देख लेते हैं टॉप फॉरेस्ट ट्री कवर स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो महाराष्ट्र, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, ठीक है। और लार्जेस्ट डिक्रीज जो हुआ है वो भी MP में हुआ है, फिर कर्नाटका में, फिर लद्दाख में, फिर नागालैंड में। फॉरेस्ट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 2431 स्क्वायर किलोमीटर। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 12343 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। और ओपन फॉरेस्ट ये भी डिक्रीज़ हुआ है 1189 1189 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज़ हुआ है। कुछ और फाइंडिंग्स देख लेते हैं। जैसे कार्बन स्टॉक जो है वो बढ़ा है, 81 मिलियन टन तक इंक्रीज़ हुआ है पहले के मुकाबले। फिर टॉप बैम्बू रिसोर्स स्टेट जो हैं वो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल है, महाराष्ट्र है। टॉप 3 स्टेट और यूटी फॉर मैंग्रोव कवर, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। टॉप 3 स्टेट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब जो एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर को मिलकर बनता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और उड़ीसा। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? तो फाइंडिंग ये है कि फॉरेस्ट फायर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 2021-22 में। और टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर, ऐसे कौन कौन से टाइगर रिजर्व में जहाँ फॉरेस्ट फायर हुआ है? तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। तो ये थी हमारी फॉरेस्ट से रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी है। उन्होंने कहा है कि सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी देख रेख की जाए इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए सेक्रेड ग्रुप्स के लिए। फिर सर्वे किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए इनके सेक्रेड ग्रुप्स के लिए। पॉलिसी बनाई जाए कम्युनिटी राइट्स के लिए, कंजर्वेशन के लिए, और ये FRA के अंदर इनके राइट्स का देखा जाए, पॉलिसी बननी चाहिए इसके अंदर। और प्रमोट पीपल एंड तारी मॉडल जो कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने लागू की था, ये मॉडल, इसके बारे में हम बात करेंगे।
ठीक है, फिर पहले हम देख लेते हैं सेक्रेड ग्रोव होते क्या हैं। पैचेज ऑफ फॉरेस्ट विद रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। जो मान लीजिए किसी फॉरेस्ट में कोई या फिर आसपास के लोग किसी ट्री के लिए कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस बिलीफ रखते हैं, तो ऐसे ट्रीज़ को हम सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। मतलब ये पैचेस भी हो सकते हैं और ये जड़ें भी हो सकती हैं किसी प्लांट की। जैसे मेघालय में एक रूट का ब्रिज बनाते हैं और जिसका नाम है चिंकिंग जेरी। ये मेघालय में पाया जाता है और इसे यूनेस्को का टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल भी किया गया है। ये ट्री की जो रूट्स होती हैं, इससे एक ब्रिज ही बना दिया गया है नदी को पार करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेघालय में। मान लीजिए यहाँ 2 ट्री हैं, तो इनकी जड़ों से ही एक ब्रिज बना दिया गया है, तो इसे सेक्रेड ग्रुप में रखा गया है। और भी हैं कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कर्नाटका में कोडागू सेक्रेड ग्रुप्स हैं, तमिलनाडु में है थानुमलियन सेक्रेड ग्रुप्स, या फिर केरला में काबूस है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ्स हैं उसके लिए। और तो जो ये पीपलांतरी मॉडल है, ये एक विलेज है राजस्थान में। और यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई एक गर्ल चाइल्ड बर्थ करती है तो उसके लिए 111 प्लांट लगाए जाते हैं हर एक बेबी गर्ल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। अब इन्हें प्रोटेक्ट करने की नीड क्या, मतलब ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहले तो ये ट्रेडिशन से लिंक है, हमारे कल्चर से लिंक है। फिर ये कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है, जैसे सबरीमाला केरला में होता है। फिर एक इनका जो मेडिसिनल यूज़ भी होता है। कई सेक्रेड ग्रुप ऐसे हैं जिनका जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका यूज़ होता है। और लोकल इकोनॉमी बढ़ाते हैं ये सेक्रेड ग्रुप्स। प्लस एनवायरमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ये सॉइल इरोजन को भी बचा के रखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि है केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 रिवर हैं, एक है केन, एक है बेतवा। तो केन का वाटर यूज़ करके बेतवा में पहुँचाया जा रहा है, इसे लिंक करके। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेतवा है, ये केन है, तो केन का वाटर हम ट्रांसफ़र करेंगे बेतवा में। तो ये जो है 2 स्टेट को फ़ायदा पहुँचाएगा, एक मध्य प्रदेश को और एक उत्तर प्रदेश को। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसे हम बुंदेलखंड एरिया बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया है ये बेसिकली। तो यहाँ पर अकाल आ जाता है, पानी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इरीगेशन प्रोवाइड कराना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, और काफ़ी सारी चीज़ें, डैम वैम बनाना है, तो जो है इरिगेशन वगैरह के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारा केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। कुछ बेसिक देख लेते हैं, जैसे नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, इसका आइडिया कहाँ से लिया गया। ये एक सर आर्थर कॉटन करके एक व्यक्ति थे 1850 के टाइम, इन्होंने ये आइडिया दिया था। फिर उसके बाद KL राउत है, इन्होंने ये आइडिया रिवाइव किया इंडिया में, और पावर और इरीगेशन के लिए इसे यूज़ किया गया। इसके फ़ायदे देख लेते हैं, केन बेतवा को जोड़ने से क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एग्रो इंडस्ट्री और टूरिज्म बढ़ेगा। फिर फ्लड और ड्रॉट से बचने का निजात पाया जाएगा इसके थ्रू। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट भी लगेगा, और 27 मेगावाट सोलर पावर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बढ़ाएगा, लगभग 62 लाख लोगों को वाटर प्रोवाइड करेगा। एग्रीकल्चर में इरीगेशन प्रोवाइड करेगा, लगभग 11 लाख हेक्टेयर जो बुंदेलखंड का है उसमें इरीगेशन ये प्रोवाइड करेगा। और भी कुछ प्रोग्राम हैं रिवर लिंकिंग के, जैसे हिमालयन रिवर में है कोसी मेची, गंडक गंगा, घाघरा यमुना और सरदा यमुना। फिर पेनिनसुलर रिवर में है महानदी गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और दमन गंगा पिंजल। ये कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024 का ड्राफ्ट बनाया गया है। इसमें देखते हैं क्या क्या नए फीचर्स हैं। जैसे इसको एनफोर्स करेगा सेंट्रल और स्टेट के पॉल्यूशन बोर्ड जो होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB और SPCB, ये इसे एनफोर्स करेंगे, इसे लागू करेंगे। और ये ड्राफ्ट बनाया किसने, ये बनाया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इसका फीचर्स है जैसे मॉनिटरिंग और रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए रखना। फिर सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस किया गया है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब हो गया कि वेस्ट को निकालना और रिसोर्स को बार बार यूज़ करना। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है, जैसे हम कोई पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को कम करना है, रिसाइकिल करना है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लिया और रीयूज़ कर लिया, रीमैन्युफैक्चर कर लिया, रिफर्बिश कर लिया। ये सारी चीज़ें सर्कुलर इकोनॉमी में आते हैं। जनरेट नेचुरल सिस्टम हो गए। फिर नेक्स्ट है वेस्ट एग्रीगेशन इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। 2 तरीके के वेस्ट होते हैं, इन दोनों को अलग करना है। और जिसने नहीं किया, सफाई कर्मचारी की जो अथॉरिटी है वो फ़ाइन लगा सकती है अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए किसी ने प्लास्टिक बनाई, पॉलीथीन बनाई प्लास्टिक की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर वो उसका वायलेट करता है किसी रूल को, तो जो बना रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको, तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा।
ठीक है, जैसे पॉल्यूटर पेज, मतलब जो पॉल्यूशन करेगा उसको भी उसके ऊपर ही फाइन लगेगा। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, लोकल बॉडीज मैंडेटेड टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। जैसे गन्ने की खेती हुई, गन्ने की खेती के बाद स्टॉक बच जाते हैं उसको काटने के बाद, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। तो उस पर भी एक तरीके से उसे भी रिड्यूस किया जाएगा इस एक्ट के तहत, इस रूल के तहत। फिर है प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, एनकरेज ऑन साइट वेस्ट प्रोसेसिंग। ऑन साइट वेस्ट प्रोसेसिंग का मतलब है कि जैसे घर में हम हमारा जो वेस्ट होता है उसे वहीं पर ही हम सेग्रीगेट कर देंगे। जैसे कौन सा वेट वेस्ट है, कौन सा ड्राई वेस्ट है, अलग अलग डस्टबिन बना सकते हैं उसके हम, ठीक है। फिर डिस्पोज कर सकते हैं उसे हम, और ट्रीटमेंट कर सकते हैं हैंड टू हैंड। मतलब ऑन साइट ही ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, जितनी भी हो सकती हैं उतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ऑन साइट। ऐसा नहीं हो कि बाद में जाके किसी ट्रीटमेंट प्लांट में उसे किया, तो ये बात की बात है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है वहीं पर ही उतना हम करें, तो ये चीज़ इसमें कही गई है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं, जैसे गार्बेज को डिफाइन किया गया है, ट्रैश को डिफाइन किया गया है, रिफ्यूज़ को डिफाइन किया गया है। फिर इनकी कैटेगरी भी बनाई गई है, जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, हैजार्डेड वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है। ये इतने तरीके के वेस्ट को कैटेगराइज किया गया है। और करंट स्टेटस देख लेते हैं कि इट जनरेट ओवर 62 मिलियन टन एनुअली, 62 मिलियन टन एनुअली वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 43 मिलियन टन कलेक्ट होता है और 12 मिलियन जो है ट्रीट होता है। तो हम देखिए कितना ट्रीटमेंट के लिए कितना कम जाता है, कलेक्ट कितना कम होता है और होता कितना है वो देखिए। फिर चैलेंजेस हैं हमारे कि पुअर कलेक्शन है, और जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो ठीक से वेस्ट कलेक्ट नहीं करती है, सेपरेट नहीं होता है वेस्ट कि ड्राई वेस्ट कौन सा है, मेडिकल वेस्ट कौन सा है, ई वेस्ट कौन सा है, इन्हें सेग्रीगेट नहीं करते। फिर लैक ऑफ ट्रेंड वर्कर, वो भी कुछ नहीं देखते, वो भी सारे वेस्ट को मिक्स करके रख देते हैं। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें लगता है कि कोई कूड़े मतलब कोई आया नहीं है सफाई कर्मचारी, तो वो कहीं आसपास के पार्क में जाके डाल देते हैं, अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ के लिए। फिर इंसफिशिएंट डिस्पोजल लैंड नहीं है जहाँ पर हम इसे डिस्पोज कर सकें। फिर पैसा ही नहीं है म्यूनिसिपैलिटी के पास कि वो इन चीज़ों को लागू कर सके और नई नई चीज़ें, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट लगा सके, इतना पैसा ही नहीं है म्यूनिसिपैलिटी के पास। ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ बिटवीन मल्टीपल एजेंसी, हाई कॉस्ट है ट्रीटमेंट प्लांट की, और लो अवेयरनेस है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से हमें वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, सॉइल पॉल्यूशन, एक इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन होता है, टॉक्सिन्स मिल जाते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में जाके, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अगर मान लो कोई सेग्रीगेट नहीं कर रहा है अलग अलग वेस्ट को, तो बाद में जाके ये आपस में मिलेंगे, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो ये सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। तो जो करेगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, गवर्नमेंट करेगी या म्यूनिसिपैलिटी करेगी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। फिर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अलग से पैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इकोनॉमी भी हमारी इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, हमारी अर्बन एयर पोल्यूशन। एज पर वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, द सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन ऑफ ह्यूमन हैबिटेट, अर्बन एयर पोल्यूशन कॉज 6.7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स इन 2019, मेकिंग इट द टॉप एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज़ एंड हेल्थ। एयर पॉल्यूशन की वजह से 67 लाख लोगों की, 67 लाख लोगों की मौत हो चुकी है 2019 में। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है एयर पॉल्यूशन, हमारे डिसीज़ और हेल्थ से रिलेटेड है। तो देखते हैं, न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, और 9 आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ जो हैं वो इंडिया के ही हैं। हम देखें इंडिया में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, किस वजह से पॉल्यूशन, इतना एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि रेनफॉल कम हो रही है, विंड जो है रुकी हुई रहती है, ज़्यादा तेज फ्लो नहीं करती। हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उस टाइम पे एकदम हवा जो है रुक से जाती है, थम से जाती है, जिसकी वजह से अगर मान लो पॉल्यूशन है तो वो आगे बढ़ ही नहीं जाता, वो वहीं स्टेबल रहता है। फिर डस्ट स्टॉर्म है, गर्मियों में हम देखते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म आते हैं, तो वो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, कहीं का पॉल्यूशन कहीं पहुँचा देते हैं। फिर टेम्परेचर इन्वर्जन है, ये मोस्टली पहाड़ों की साइड होता है कि जो हॉट एयर है वो कोल्ड एयर को ट्रैप कर देती है और ऊपर जाने से एक तरीके से रोक देती है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन है, जिसकी वजह से फॉग वगैरह होता है और वहाँ का जो लोकलाइज्ड वेदर है वो चेंज होने लगता है और एयर पॉल्यूशन बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो कहीं हिल ही नहीं रही हवा, और जितना पॉल्यूशन, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पॉल्यूशन के, वो वहीं पर ही ट्रैप रहते हैं उस एरिया में। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। फिर स्टबल बर्निंग है पंजाब और हरियाणा में, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकल एमिशन है, वेस्ट डिस्पोजल, बायोमास बर्निंग होती है, फायर क्रैकर होते हैं, इतनी शादियाँ होती हैं, फिर उसके बाद दिवाली आ जाती है, फिर अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा अलग अलग तरीके से फायर क्रैकर्स से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो रही हैं। और इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि एक डेटा के हिसाब से $36 बिलियन एनुअली खर्च होता है, जो कि 1.36% है जीडीपी का 2019 के हिसाब से। फिर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो जाता है। जैसे आपको एक डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ, ये मान लीजिए विलेज है, ये विलेज है, ये
अर्बन एरिया है, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा निकलती है। यहाँ एसी चलते हैं, फ्रिज चलते हैं और अलग अलग इक्विपमेंट चलते हैं जिसमें से हीट निकलती है। और ये है विलेजेस, तो यहाँ पर सब नेचुरल तरीके से एनवायरनमेंट अपना नेचुरली परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर तो कोल्ड एयर रहेगी और यहाँ पर रहेगी हॉट एयर। यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब हम महसूस करेंगे कि विलेज आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से कोई जा रहा है, तो देखेगा यहाँ पर इसे ठंडी हवा महसूस हो रही है। जैसे अर्बन एरिया में आएगा एकदम से गर्मी लगने लगेगी। तो ये होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसे बोलते हैं। फिर इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होता है, डैमेज टू लैंडमार्क्स लाइक ताजमहल। अब कहा जाता है कि ताजमहल जो है पीला पड़ने लगा है क्योंकि आसपास की इंडस्ट्री इतना पॉल्यूशन कर रही है कि उसका कलर फेड होता जा रहा है। फेड इन द सेंस येलो होता जा रहा है, उस पर कोई केमिकल डिपॉजिट होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, क्रिएटिव रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपकी गाड़ी PS4 है तो आपकी गाड़ी दिल्ली NCR में नहीं जा पाएगी, या काफ़ी सारे चलान कटते हैं क्रैप की वजह से दिल्ली NCR में। फिर एयर क्वालिटी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये सारे स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो PM10 है, PM 2.5 है, NO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3, लेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिकेटर्स हैं, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है या सीवियर है। तो अगर हम दिल्ली NCR में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो स्टेशन वगैरह पे देखते हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक हम देखेंगे जनरली सीवियर और वेरी पुअर ही रहता है। वहाँ पर जो लगे रहते हैं बोर्ड, यही देखने को मिलता है। फिर और कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे EV को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इंडिया ने बोला है 50% नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जो है 2030 तक हम जनरेट करेंगे और उसी से हम पावर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी IPBES नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये जो है इंटरलिंक किसको किया है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में असेस करते हुए, बायोडाइवर्सिटी को, वाटर को, फूड को और हेल्थ को। इनकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। जैसे हिडन इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो $10 ट्रिलियन से $25 ट्रिलियन तक खर्चा हो जाता है एनुअली। हिडन इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब जो विजिबल नहीं होती, जो पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। छुटपुट खर्चे, जैसे घर के छुटपुट खर्चे होते हैं ना, पता नहीं चलता, उनका कोई बजट नहीं बनाते हम, लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हिडन इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, जो अलग अलग चीज़ों पर खर्चा हो जाता है, उसका जो पैसा है ये $10 ट्रिलियन से $25 ट्रिलियन तक खर्चा हो जाता है हर साल। जैसे एनवायरमेंटल कॉस्ट हो गई, हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट हो गई और सोशल कॉस्ट हो गई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इन सबसे रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उन सबसे रिलेटेड कहीं भी खर्चा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है 2 से 6% पर डिकेड। हर 10 साल में 2 से 6% बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। 30 से 50 साल के अंदर अंदर ऐसा हुआ है। ग्रोइंग सोशो इकोनॉमिक प्रेशर ड्राइविंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब मान लीजिए कहीं पर हॉस्पिटल बनना है गरीबों के लिए, कोई गरीब जो है झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई सारे आवास भी बनाए हैं, तो उनके लिए लैंड कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वगैरह को काट के या कुछ करके कुछ लैंड तो चाहिए ही होगी ना, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा ही होगा उसकी वजह से। तो ये सोशो इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। फिर वाटर क्वालिटी एंड क्लाइमेट रेजिलेंट डिटोरेटिंग, वाटर क्वालिटी जो है गिरती जा रही है। हम देखते हैं पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे पहुंच गया और टॉक्सिक भी होता जा रहा है। फिर 50% ऑफ इमर्जिंग डिसीज जो है वो इकोसिस्टम एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। हमने देखा कोविड जो है बोला जाता है कि बैट से हुआ है, तो वही है, एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनकी वजह से माना जाता है कि डिसीज़ हो सकती हैं, या फिर जूनोटिक डिसीज़ हो जाती हैं। कई बार कुत्ते से हो जाती हैं, हॉर्स से हो जाती हैं, अलग अलग जानवरों से हो जाती हैं। उनकी वजह से लगभग 50% डिसीज़ मतलब बढ़ती जा रही हैं। फिर हम देख लेते हैं IPBES है क्या, इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सर्विस है क्या। ये जो है 2012 में बनी गई थी फॉर साइंस पॉलिसी इंटरफेस के लिए, और 150 कंट्रीज़ के मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और UNEP जो है इसे सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल रिपोर्ट बाई FAO। तो FAO ने ये बोला है कि जो सॉल्ट और सोडियम आयन जो है वो पाए गए हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मतलब हाँ वही कम होती जा रही है, सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है। तो ये ऐसा बोला गया है इनकी रिपोर्ट में। किन किन कारणों से होता जा रहा है ऐसा? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से, मतलब इंसान की वजह से कि वो एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, ओवर पंपिंग वाटर कुछ ज़्यादा ही निकाल ले रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे इंक्रीज एरिडिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मतलब जो सॉइल का जो एक तरीके से pH लेवल है वो एसिडिक होता जा रहा है, वो ऐसा होता जा रहा है कि वहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं हो सकते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज है, फिर परमाफ्रॉस्ट थ्रॉइंग है। परमाफ्रॉस्ट मतलब वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, जिसकी वजह से बर्फ़ जम रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है। कुछ फाइंडिंग्स ये भी हैं कि लगभग 10% जो है लैंड अफेक्ट हुई है, और ये बोला जा रहा है कि ये आगे जाके कुछ बढ़ेगी भी, 24 से 32% तक ये बढ़ेगी। लैंड अफेक्ट होती जा रही है, सॉइल इतना सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है।
कि ये आगे चल के बढ़ सकती है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया है बाई एरिया और ओमान है बाई परसेंटेज। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर लें तो 2.1% जो है इंडिया की लैंड अफेक्ट हुई है। मोस्ट अफेक्टेड स्टेट जो है वो गुजरात है, यूपी है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है और राजस्थान है। 17% ऑफ इरीगेटेड लैंड अफेक्टेड ड्यू टू ब्रैकिश ग्राउंड वाटर यूज़, मतलब जो जिसमें सॉल्ट है बहुत ज़्यादा, ऐसा ग्राउंड वाटर यूज़ करने की वजह से लैंड अफेक्ट हुई हैं। वो इरीगेशन में यूज़ हो गया है, उस पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया गया है, सोडियम आयंस पाए गए हैं, जिसकी वजह से लैंड ख़राब हो चुकी हैं। अब सॉइल को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मल्चिंग हो सकती है, ब्रीडिंग सॉल्ट टॉलरेट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो। मल्चिंग का मतलब सॉइल को कवर कर दें न्यूट्रिएंट से, तो इस तरीके से सॉइल फिर से रीजनरेट हो सकती है। फिर बायो रिमेडिएशन जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो है ऐसे हम सॉइल में डाल दें जो उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दें, उसकी नाइट्रोजन लेवल फिर से लौटा दें। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर डिकेड 2024 से 34, मतलब लैंडलॉक कंट्रीज़ जो होती हैं उनके लिए एक प्लान बनाया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है उनको डेवलप करने के लिए। लैंडलॉक कंट्रीज़ होती हैं जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये चाइना है, यहाँ म्यांमार आ गया, यहाँ कंबोडिया, लाओस वगैरह आ गया, यहाँ मंगोलिया आ गया, यहाँ रशिया आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर कंट्रीज़ फंसी हुई हैं ना, ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इन्हें लैंडलॉक बोलते हैं। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे और भी लैंडलॉक कंट्रीज़ के, जैसे उज़्बेकिस्तान हो गया है ना, फिर लिंक्टेनस्टाइन हो गया। ये डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, मतलब पहले से तो ये लैंडलॉक थी, लेकिन इनके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो भी लैंडलॉक है, ठीक है, तो ये डबल लैंडलॉक है। अब डेवलप कैसे किया जाएगा? इनकी 5 प्रायोरिटीज़ हैं इस प्रोग्राम की कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, रीजनल ट्रेड बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजीज़ बनेंगे। अब इनके टारगेट क्या क्या हैं? 50% इन लेबर प्रोडक्टिविटी बाई 2034, और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल पार्क, ताकि इनकी ट्रेड वगैरह बढ़े। फिर डबल ग्लोबल एक्सपोर्ट इनका डबल करना है। रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, जो भी इनके ऊपर बैरियर्स लगते आए हैं या फिर जो लग रहे हैं तो वो कम करेंगे, घटाएंगे। और WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। अप्लाई सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए और डिज़ास्टर से लड़ने के लिए इस सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया था, इसे अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव में, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव में, प्राइवेट प्लेयर्स को यूज़ करेंगे सस्टेनेबल लैंड यूज़ के लिए। एक COP16 हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका COP16 हुआ था, जिसमें ये बोला गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए सस्टेनेबल लैंड को यूज़ करने के लिए। अब UNCCT जो है 1994 में बना था, और ये पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि हमें एनवायरनमेंट डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से जोड़ता है। तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इनके कुछ गोल्स हैं, जैसे 1.5 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को जो है रिस्टोर करेंगे डेजर्टिफिकेशन से, डिग्रेडेशन से बाई 2030। ड्रॉट रेजिलियंस को बढ़ाएंगे, ड्रॉट से लड़ने के लिए चीज़ें स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उनसे लड़ेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी नेगोशिएशन एडजन इन बुसान, साउथ कोरिया। मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी जो है नेगोशिएट हो रही थी, लेकिन अभी के लिए वो थम गई है। उसको मतलब एक तरीके से सहमति नहीं बनी है कंट्रीज़ की आपस में, जिसमें से इंडिया भी है। इंडिया ने भी अपोजिशन दिखाया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो है लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए और प्लास्टिक को बैन करने के लिए। तो इसमें जो है इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ ने EU, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ की डिमांड को एक तरीके से अपोज किया है, और डिमांड अपोजिशन फ्रॉम कंट्रीज़ टू डिमांड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैप्स, मतलब प्लास्टिक की प्रोडक्शन के कैप्स पे अपोज किया है, जो कि इन कंट्रीज़ ने कैप्स की बात की है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन का जो कैप एक लगना चाहिए। और क्यों किया है अपोजिशन? इसका रीज़न है कि ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है माइक्रो प्लास्टिक को, नैनो प्लास्टिक को, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स को और रिसाइकलिंग टर्म्स को। तो इन चीज़ों को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसी हिसाब से इंडिया जो है वो कैप लगाएगा या उस पर रेगुलेशन बनाएगा। इन सारी चीज़ों को हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। इंडिया का इंस्टांस क्या है कि इंडिया अपोजेस मेजर्स ऑन प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन ड्यू टू डेवलपमेंट कंसर्न। मतलब अगर हम अचानक से हम प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन पे बैन लगा देंगे तो डेवलपमेंट में फिर बाधाएं आएंगी, हम डेवलपमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें इससे बनती हैं, तो एकदम से तो बंद नहीं कर सकते। इंडिया ने बोला है कि इस टाइम पे फेज़ आउट डेट को डिसाइड करना ठीक नहीं है, कि फेज़ आउट डेट कुछ भी बोली गई होगी तो इंडिया ने उसका अपोज किया है। हो सकता है मतलब हम इस स्टेट में नहीं है कि हम इतनी जल्दी इस पर बैन लगा सकें। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, ये माधव गडकल जी को दिया गया है। आपने जब भी वेस्टर्न घाट्स के बारे में सुना होगा तो गडकल रिकमेंडेशन जरूर सुनी होंगी। एक वेस्टर्न घाट्स को कैसे बचाया जाए वो माधव गडकल जी ने बताया है। एक कमेटी बनी थी जिनको हेड किया था माधव गडकरी जी ने, तो वो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड
ही बनी थी कि कैसे हम वेस्टर्न घाट्स की स्पेशीज़ को और वहाँ की फॉरेस्ट वगैरह को कैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, तो उन्हें चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है। चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था यूएन के द्वारा। ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट टू ALMM ऑर्डर में। इस मिनिस्ट्री ने इस ऑर्डर्स में अमेंडमेंट्स किए हैं। ALMM क्या है देखते हैं। ये अप्रूव मॉडल एंड मैन्युफैक्चर फॉर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है, जो कि हमारी डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो सोलर PV मॉड्यूल ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मस्ट यूज सेल फ्रॉम ALMM लिस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग लिस्ट 1 फ्रॉम 2021। तो जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होंगे वो ALMM की से ही लेंगे, मतलब वहाँ से ही सेल्स लेंगे। लिस्ट 1 में जो है वो उसमें स्पेसिफाइड अप्रूव्ड मॉडल्स हैं और साथ में मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर मॉडल्स हैं, स्पेसिफाइड अप्रूव्ड मॉडल हैं उसके अंदर, और मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें सोलर PV मॉड्यूल्स के। और लिस्ट 2 में जो है, लिस्ट 2 में भी यही है कि अप्रूव मॉडल हैं स्पेसिफाइज और मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें। तो ये बोला गया है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में यही सेल यूज़ करेंगे जो इसमें अप्रूव्ड हैं या जो इसमें मैन्युफैक्चरर हैं, वही सेल्स यूज़ किए जाएंगे गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे। और ये किन किन पे लागू होंगे, जो कि पोस्ट अमेंडमेंट प्रोजेक्ट होंगे, मतलब अमेंडमेंट के बाद जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उन पे ये लिस्ट की जो मॉडल हैं सॉरी, इस लिस्ट के जो मॉडल हैं इन दोनों लिस्ट के, वो लागू किए जाएंगे। और कुछ इनिशिएटिव हैं जो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं, जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, फिर है सोलर पार्क डेवलपमेंट, फिर 100% FDI अलाउड की गई है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी सोलर मैन्युफैक्चरिंग में वो डोमेस्टिक रिसोर्स यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फर्स्ट नॉर्म, सेंटर इज लाइकली टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन सम कार मेकर्स इन वायलेशन ऑफ कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। इसमें क्या है, सेंटर जो है कार मेकर्स के ऊपर कुछ फाइन वाइन लगाएगी जिन्होंने वायलेशन किया है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स का। तो इसे जान लेते हैं, ये नॉर्म है क्या। ये 2017 में नोटिफाई किया गया था अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम हो, इनके जो एफिशिएंसी हो कार के इंजन की, कि वो फ्यूल जो है वो कम खाए, कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट करे, और ऑयल डिपेंडेंसी और एयर पोल्यूशन को भी कम किया जाए। इस वजह से मतलब इनका मेन मोटिव ये था कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाए और पॉल्यूशन ना करे, ये चीज़ इनका मेंशन की गई थी। और जो कार मेकर्स ने ये नहीं किया 2017 के बाद, तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन स्टील टॉक्सोनॉमी। तो टॉक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, ग्रीन स्टील की क्लासिफिकेशन की गई है और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने किया है। तो वर्ल्ड में पहली बार इंडिया ने ऐसा किया है कि ग्रीन स्टील की क्लासिफिकेशन की गई है। किस बेसिस पे की गई है, ये स्टार बेस्ड क्लासिफिकेशन होगी, जैसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, इस बेसिस पे ये की गई है कि कौन से ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ग्रीन स्टील समझ लेते हैं क्या है, स्टील विथ CO2 एमिशन बिलो 2.2 टन CO2 ई पर टन ऑफ फिनिश स्टील। ग्रीन स्टील बेसिकली ये है कि हम ट्रेडिशनल मेथड जो होता था कि कोल फायर ब्लास्ट फर्नेस से हम स्टील बनाया करते थे, उसको हम रिप्लेस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से या फिर लो कार्बन टेक्नोलॉजी से। तो उनका यूज़ करके हम उसे हम बोल देंगे ग्रीन स्टील, जो कि हेल्प किसमें करेगा, हमारा कार्बन एमिशन में, मतलब कार्बन एमिशन को एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करेगा, तो जिसकी वजह से कार्बन एमिशन कम होगा, तो इसलिए हमने इसे ग्रीन स्टील बोला है। ठीक है, अब हम स्टार रेटिंग देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन एमिशन इंटेंसिटी विद थ्रेशोल्ड रिव्यूड एवरी 3 ईयर। तो ये जो है हर 3 साल में एक बार रिव्यू की जाएगी इनका एमिशन इंटेंसिटी को, और स्टार बेसिस पे इनको रैंक किया जाएगा। जैसे 5 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, इनके बेसिस पे इनके एमिशन की इंटेंसिटी पे स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। ये इसको हैंडल करेगी, मेजरमेंट करेगी, रिपोर्टिंग करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, इशू एनुअल ग्रीननेस सर्टिफिकेट देगी ग्रीननेस का, और स्टार रेटिंग देगी। ये इसका काम है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडिया कंडक्ट फर्स्ट एवर कंगेज रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम। हमें पता है कि हमारी एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो डॉल्फिन है, कंगेज डॉल्फिन है। तो इसमें हमने टैग लगाया ताकि हम इसका इनका माइग्रेटरी पैटर्न देख सकें, कितनी रेंज तक ये जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें, हैबिटेट देख सकें, इनका एक बेसिकली डेटा हम इकट्ठा कर सकें डॉल्फिन्स का, ताकि इनके ऊपर रिसर्च और स्टडी की जा सके। इन्हें बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्लस इसे एग्जीक्यूट कर रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है प्लांटानिस्टा कैंगेटिका।
तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, फ्रेश वाटर में ही रहती है ये, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णापुली सांगू। 90% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इन इंडिया। कुछ पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं इंडस रिवर में, वो इंडस डॉल्फिन कहलाई जाती हैं। ये ब्लाइंड होती हैं, ठीक है, और ये इको लोकेशन से आगे बढ़ती हैं। मान लीजिए जैसे बैट होता है ना, कि मान लीजिए ये फिश है और इसने कोई साउंड निकाली तो वो इको होगी, और मान लीजिए यहाँ कोई दीवार है तो ये वापस लौट के इसके पास आएगी, तो इसे समझ में आ जाएगा ये इको आगे नहीं जा रही है, वापस लौट के आ रही है, तो ये समझ जाएगी आगे कुछ बैरियर है, तो ये आगे नहीं जाएगी, कहीं और मुड़ जाएगी, फिर आवाज़ निकालेगी। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। इस तरीके से बैट भी यूज़ करता है। तो इसे जो है टाइगर ऑफ गंगेज भी बोला जाता है और इसके साउंड को सुसु बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज 8 टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी बन चुका है। और जो टाइगर रिजर्व्स हैं एमपी के वो हैं कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती। ये और 7 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के। रातापानी के बारे में समझ लेते हैं। ये रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके आसपास की साइट है भीमबेटका रॉक शेल्टर, किन्नौरगढ़ फोर्ट है, पोक कैंप है, केरी महादेव है और चोलियापुर डैम है। कैसे इसे टाइगर रिजर्व हम घोषित कर देते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो है नोटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट, किसकी एडवाइस पे? एनटीसीए की एडवाइस पे। पहले रिकमेंड करेगा एनटीसीए गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेगा कि ये आज से हमारा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर है माधव नेशनल पार्क। एनटीसीए ने फिर से अप्रूव किया है माधव नेशनल पार्क को एज ए टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब ये 9th टाइगर रिजर्व हो गया। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, स्पॉन्ज सिटी टू सॉल्व अर्बन फ्लड्स। तो ये कॉन्सेप्ट चला गया है जिसमें हम रेन वाटर को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोर करेंगे या प्योरीफाई करेंगे नेचुरल तरीके से। तो इसे हम उस सिटी में, जिस सिटी में हम इसे लागू करेंगे उसे स्पॉन्ज सिटी बोला गया है। तो ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ग्रीन रूफ का कॉन्सेप्ट है। ग्रीन रूफ में क्या करेंगे, बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं उस पर अलग अलग तरीके से पेड़ लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जब बारिश होगी तो जो अर्बन हीट का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वो कम हो जाएगा, वहाँ पर हीट कम होगी और बारिश होगी, उन पेड़ों पे गिरेगा, पेड़ उस एरिया को ठंडा कर देंगे, तो उसकी वजह से जो है अर्बन हीट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फिर जगह जगह पे हम वेटलैंड्स बनाएंगे, इंक्रीज ट्री कवर करेंगे, तो जिसकी वजह से हम एक ये कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हैं स्पॉन्ज सिटी का। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ये एयर ह्यूमिडिटी को एनहेंस कर देगा, माइक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट कर देगा, लोअर पब्लिक हेल्थ रिस्क, हेल्थ जो होती है एयर पॉल्यूशन वगैरह जो होता है उन सब से निजात दिलाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी तेनाली फॉल्ट से। तो न्यूज़ रिसर्च शोज दैट 3 साइट स्प्रेड अलोंग तेनाली फॉल्ट वर वंस अ स्मॉलर यूनाइटेड जियोलॉजिक फीचर इन अलास्का यूएसए। तेनाली फॉल्ट जो है ये यूएसए में है। इसमें ये बोला गया है कि ये जो है पहले एक पीस था, लैंड का एक ही पीस था, ये बाद में जाके इसमें फॉल्ट डेवलप हुआ है। फॉल्ट मतलब एक ब्रेकडाउन, शार्प ब्रेकडाउन आया है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से फॉल्ट डेवलप हो गया है। फॉल्ट भी 4 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल, रिवर्स, फिर हॉरिजॉन्टल जिसे हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी बोलते हैं, और एक है कम्बिनेशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कम्बिनेशन होता है ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी किलाउआ वोल्केनो। इसकी प्रोनाउंसिएशन हम देख लेते हैं एक बार। इसकी प्रोनाउंसिएशन किलाउआ इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो वोल्केनो है ये हवाई में है, हवाई आइलैंड में, जो कि यूएस में है। और गैस एमिटेड जो होती हैं वोल्केनो से वो 99% जो है वो वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और SO2 होती है। 1% जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। ये जो वोल्केनो है ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। सदर्न ईस्टर्न हवाई आइलैंड यूएस में है ये, और ये कैल्डेरा करके वोल्केनो का टाइप होता है, उस तरीके का ये वोल्केनो है। मतलब कुछ ऐसे कोन की तरह वोल्केनो होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कोन वोल्केनो। और एक होता है कैल्डेरा जो कि एक बड़ा सा इस तरीके का वोल्केनो होता है, वो ये बहुत तेज़ी से ऊपर निकलता है। ये जो है ये इसी में ही टूट के गिर जाता है, तो इसी में ही वोल्केनो तैरता रहता है इस पूरे एरिया में। तो ये कैल्डेरा टाइप का वोल्केनो है, ठीक है, इसे हमें याद रखना है। और यहीं पर हमारी दिसंबर मंथ की एनवायरनमेंट की न्यूज़ खत्म होती हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, कहीं पर प्रॉब्लम आती है और लोगों को भी शेयर करो ताकि उनको भी किसी तरह फ़ायदा पहुंचे एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू।